वेलकम बैक टू चैनल। और इस वीडियो में हम जो CAPF 25 में जो अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वो क्वेश्चन आने वाली जो एग्ज़ाम है जैसे कि CAPF और आने वाली CAPF नेक्स्ट ईयर की और CSE 26 और CDS भी, ठीक है, और बाकी के CGL भी वगैरह भी, क्योंकि इनका भी पैटर्न CGL का भी पैटर्न अभी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, एडुकेटी की वजह से। क्योंकि TCS में वन लाइनर क्वेश्चन आते थे इजी इजी, लेकिन अभी तो थोड़े लेवल अप हुई है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इनके अराउंड थोड़ा हमें पढ़ना है। जैसे कि हम UPSC के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में करते वैसे, जैसे कि ऑप्शन में भी थोड़ा ऑप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं हम, तो वैसे ही करना है। और ये स्पेशली एंशंट के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन है उनमें ये काफ़ी लागू होता है ये, ठीक है। और मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वहाँ इम्प्रूव करना है, और कुछ मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स या थोड़ा बेसिक लॉजिक भी यूज़ करूँगा या बताऊंगा, ताकि हम ऐसा भी नहीं कि हम सारे क्वेश्चन हमें पता ही होंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें कहाँ कहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉलेज या बेसिक सेंस कॉमन सेंस यूज़ करना है, तभी हमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और मैं भी अभी रियल बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो CAPF था, ठीक है, इसके पहले क्या किया था, मैंने बस 2 पेपर सॉल्व किए थे, 24 का और 23 का, ये 2 पेपर बस मैंने सॉल्व किए थे। और इसके पहले मैंने कुछ भी पढ़ाई की नहीं थी, ठीक है। जैसे कि ATC की एग्ज़ाम थी, तो उसमें से मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन मुझे हेल्प हुई है, ठीक है, यहाँ CAPF में। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन है करंट अफेयर वगैरह के, तो ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। जैसे कि PDF वगैरह कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं था प्रीलिम्स के बाद, मतलब UPSC की प्रीलिम्स के बाद, मतलब 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरी बाकी की एग्ज़ाम थी तो उसका ही मेरा मेरा चल रहा था। और CAPF और मेरे SBI PO की भी डेट हुए वो क्लैश होने वाली थी, तो इसकी की वजह से मैंने CAPF का कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन मुझे 1 वीक पहले पता चला कि भाई CAPF में एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि SBI की एग्ज़ाम मेरे मंडे आई थी 4 अगस्त को और CAPF थी 3 अगस्त को, तो इसलिए मैंने वो CAPF दिया। मेरे 2 एग्ज़ाम जैसे कि SBI PO और CAPF दोनों एक ही दिन आती, तो मैं SBI PO देने वाला था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये CAPF का ऐसे ही गया था, क्योंकि भाई फॉर्म भराया है और दिल्ली में ही सेंटर है, तो दे के आते हैं, तो इसलिए ये किया था। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही ये थोड़ा CAPF का अच्छे से करना चाहिए था, तो स्कोर मेरा अराउंड 140 तो ईजिली आता, क्योंकि मैंने वो पोटेंशियल मेरा देखा कि और भी ऐसे क्वेश्चन है जो 20 क्वेश्चन है वो मेरे सिली मिस्टेक की वजह से या रिविजन कम हो की वजह से वो ये है, ठीक है। और ऐसे ही हमें एनालाइज करना चाहिए कि भाई कितना मैं कोर्स पा सकता था और कितना किया है, तो वो जो डिफरेंस है ना वही हमें वो इम्प्रूवमेंट करनी होती है, ठीक है। और ये आने वाले एग्ज़ाम में हमें इम्प्रूव करना है, ऐसे नहीं कि बस देख लिया या सेम ही मिस्टेक हम रिपीट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसमें से जो 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इलिमिनेट कैसे करना है। इलिमिनेट तो यार मैं बोलता ही नहीं हूँ ये इलिमिनेट, ठीक है, लेकिन ये वीडियोस देख के यूट्यूब पे वो इलिमिनेट आता है मन में, लेकिन वो इलिमिनेशन नहीं है, हमारा वो बेसिक सेंस है, वो बेसिक नॉलेज है वो, या कॉमन सेंस बोलते हैं ना हम, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए ऑफिसर, वो जो कॉमन सेंस है वो हमें वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इलिमिनेशन तो है ही, लेकिन इलिमिनेशन के आगे का भी जो ये मैं बोल रहा हूँ वो सेंस है, वो सेंस हमें डेवलप करना है, वो प्रैक्टिस के साथ या बेसिक नॉलेज या बेसिक जो हमारे रिसोर्सेज है वो अच्छे से करके वो हमारा डेवलप होता है, तब तक नहीं होता। जैसे कि हमें लगता है कि हम किसी के टिप्स या एलिमिनेशन ट्रिक्स एलिमिनेशन के वीडियोस देखेंगे और हमारा स्कोर आएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं भी 23 से वीडियो देखता हूँ ये, लेकिन ये मेरा स्कोर कब वो इम्प्रूव हुआ, जब मैंने खुद ने पढ़ाई की, खुद मैंने वो बेसिक रिसोर्सेज अच्छे से किए, खुद मैंने वो डेवलप किया सेंस, खुद मैंने ट्रिक्स और टेक्निक्स लगा के वो कंटेंट रिमेंबर किया, खुद मैंने वो कंटेंट अच्छे से समझ लिया, तभी ये सब डेवलप होता है। वो बस ट्रिक्स और ये देख के वो डेवलप नहीं होता है, तो यही मैं बताना चाहता था। तो अभी हम जाते हैं iPad की स्क्रीन पे, जैसे कि पहले वीडियो किया है वैसे, और हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और आप भी क्या करना, जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है तो भी आप भी थोड़ा पॉज करना और आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मतलब सोचा था या मैंने कैसे सॉल्व किया। जैसे कि आप पैसिवली बस देखते रहोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या करना कि पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप देखना, सॉल्व करना है कि ट्राई करना, तभी आपको वो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चालू कर दे।
और इसके बाद एक मैथ्स का भी वीडियो आएगा, क्योंकि मैथ्स का भी मेरा काफ़ी स्कोर हुआ है, तो वो भी कंसेप्ट उसमें भी इम्पोर्टेंट है, वो तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो सी सेड में तो भाई रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कंसेप्ट वो 100% रिपीट होंगे, तो वो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो हमें करेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यूपीएससी का जनरली ये रहता है कि जो मिनिस्ट्री होती है ना ये गलत होती है, तो मिनिस्ट्री मैंने पहले ही गलत किया था, और ये भी ऐसा भी नहीं कि मैंने डायरेक्ट मिनिस्ट्री गलत किया, लेकिन ये भी मुझे थोड़ा बहुत याद था कि ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये 23 में आया था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट किया, फर्स्ट को राइट किया, सेकंड को रॉन्ग किया, तो ये मेरा सही भी आ गया। ठीक है, और अभी आपको करना क्या है, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है, ना कि ये बस क्वेश्चन याद रख के जाना है, ये याद रख के नहीं जाना है। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके बारे में क्या क्या है, तो वो थोड़ा आपको पढ़ना है एज अ इन्फो। ठीक है, ताकि आगे किसी भी कोई डिफरेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, जैसे कि CDS CSE 26 या NDA एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे इसकी मदद होगी। ठीक है, और या ये स्टेट PCS में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकता, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये ग्रामीण भारत महोत्सव इज करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने कैसे सही किया था, इसका मैंने दोनों मार्क किया था, लेकिन ये देखिए आप, इट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल publication, okay, rural population. It focus on financial inclusion and supporting sustainable agriculture practices. तो ये मैंने ये ऐसे किया था कि ऐसे नहीं हो सकता कि ये नहीं करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं करेगा, ऐसे नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने इसको सही माना था और दूसरों को भी सही माना था, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये सेकंड स्टेटमेंट को वो निगेट करेगा या निगेशन करेगा या रॉन्ग करेगा इसको, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये थोड़ा बहुत तो इसको करेगा ही करेगा, तो इसलिए मैंने ये दोनों को टिक किया था और आंसर भी इसका सही आया था। ठीक है, तो ये चारों भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन केमिकल काउंसिल, इंडियन केमिकल सोसाइटी, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक एक पेज, जो विकीपीडिया पे एक एक पेज है ना इनके बारे में, तो ये पढ़ना है, क्योंकि इन फ्यूचर भी जैसे कि 2026 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, इसलिए उसके बाद ये ऑपरेशन वगैरह है, लेकिन ये कुछ मुझे यार याद नहीं था, तो मैंने ये मारा था, जैसे कि मैंने ये मारा था इस दोनों में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चारों दोनों में है तो इनमें से ही कुछ आंसर होगा, लेकिन आंसर गलत ही है, आंसर शायद बी है। ओके, तो ऐसे है ये। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा सही है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो इसका भी मैंने तीन ही मारा था, 1 2 3, तो इसका भी मैंने यही किया था कि जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे क्या ये देखना है, जैसे कि इट कवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें ये इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो ये होगी तो ये करेक्ट आएगा। इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, कौन कोई भी तरीके से ये सपोर्ट ही करेगा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये भी सही आएगा। उसके बाद इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, तो किसी ना किसी तरीके से ये फैसिलिटेट ही करेगा, तो ये इसका सही आएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये स्कीम ही पढ़नी चाहिए तभी आपको आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक कॉमन सेंस, तो यही है ये कॉमन सेंस। ठीक है, और हम देखते हैं 10-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये अमर्त्य सेन वगैरह, ये मैच द पेयर्स, ये भी इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ये स्टैटिक है तो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आगे आने वाले एग्ज़ाम में मदद ही करेगा। जैसे कि ये दो क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी के, ये यूपीएससी के CSE के लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इतना माइक्रो इकोनॉमिक्स CSE में नहीं पूछती हो, परफेक्टली इलास्टिक नॉन इलास्टिक, लेकिन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो आप पहले देखोगे डेविड रिकार्डो वाज द ऑथर ऑफ द कैट। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हमें ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ये सही है, ये हमें ढूंढना क्या है, नॉट करेक्ट। तो आप ये स्टेटमेंट देखोगे ना, ये सी, यार ये इंग्लिश में देखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द कैट द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, तो ये पूरा गलत है। जैसे कि ये बोल रहा है कि जो कोई कोई कंट्री
नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। जैसे कि ये बोल रहा है कि किसी को बेनिफिट नहीं है या किसी एडवांटेज नहीं है तो उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत है और हमें यही ढूंढना था, तो आंसर इसका यही है। ठीक है, ये बाकी की जो स्टेटमेंट है ये आपको रॉन्ग नहीं कर सकते आप, लेकिन डायरेक्टली, लेकिन ये आप रॉन्ग कर सकते हो और ये फील भी हो रहा है कि ये रॉन्ग ही है। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना, जैसे कि किसी को एडवांटेज नहीं है तो ये बोल रहा है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा कैसे हो सकता है, किसी दूसरे में फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो वही रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद ये कोलेबरेशन फॉर, ये थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G7, G20, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके बारे में अपने एक एक पेज पढ़ना है, तभी आने वाले एग्ज़ाम में ये कहाँ पे भी आपको ऑप्शन में दिखेंगे क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कि बजट, अभी ये 25-6 वाला ये बजट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर साल में आपको देखना है कि भाई कौन से कहाँ पे सेक्टर, कौन से सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऐसे। ठीक है, फर्स्ट 1 2 3 तो याद ही होना चाहिए आपको। ठीक है, और मुझे भी। उसके बाद ये मेरा सही भी आया था, GDP एस्टिमेट ऑफ द ईयर, ये मुझे लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि 4.8 है, 4.4 है, 5 है, 5.6 है, तो मैंने कहीं तो पढ़ा था 4.4 है, 4.8 इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये 4.4 मारा था और ये सही भी था। ठीक है, उसके बाद कोड ऑन वेजेस वॉज नोटिफाइड बाय ईयर, ये मेरा गलत आया था, ये मैंने पहले मार्क किया था ये 2019, लेकिन फिलअप करते समय, OMR करते समय ये मैंने 22 किया था, तो ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना चाहिए था, तो इसका आंसर ये है। तो कोड ऑन वेजेस के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि क्या है, कौन कौन से 4 कोड है इसमें शायद, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, हाँ, तो ये एंशंट नहीं, ये मॉडर्न के है, ये एक्ट, जैसे कि CSE में हमेशा एक्ट पे एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसी साल नहीं था लेकिन इसके पहले तो था ही, तो ये एक्ट वैसे भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में ये पूछा था कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया है, तो ये तो गलत होगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू ड्यूटी ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये आर अमेंडमेंट से तो नहीं किया है ये, लेकिन ये किया है, प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इमरजेंसी के टाइम ये कुछ हुआ था ऐसे, तो मुझे यही लग रहा था, तो यही मैंने मारा किया था और ये सही भी था। ठीक है, जैसे कि ये 1919 का एक्ट, तो ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये चारों एक्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, और ये 1919 का एक्ट है, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो मॉडर्न के सारे एक्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये कमेटी वगैरह, ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन PRI, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मेरा क्वेश्चन सही था। ठीक है, उसके बाद ये भी देखिए आप, ये भी जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, सार्क, उसके बाद आशियान, इनके भी बारे में आपको एक एक पेज पढ़ना है। ठीक है, आशियान आशियान लिख लिया मैंने, तो यही है अपेक, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया है और एक एक पेज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो भी आप एलिमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, जैसे कि ये मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट, लेकिन थोड़ा तो पता था कि भाई ये सबको ही अलाउ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट, मतलब कार्बन ऑफसेट हो या पोल्यूशन कम हो, इसलिए सबको ये परमिशन देगा, तो इसलिए मैंने 1 2 3 किया था और ये सही भी था। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हमें ढूंढना है। जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट भी है। ठीक है, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये तो ये नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पे WTO आ गया, IAEA आ गया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आ गया, तो ये सही है, और मैंने यहाँ पे शायद 2 मारा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो ये तो सही है और ये भी सही है, ये तो इसी में मैं कन्फ्यूज था मैं, ये कि या है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड करता है या नहीं, तो इसलिए मेरा
उसके बाद ये भूदान मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी क्लासिकल राग, ये तो कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के देख लो। जैसे कि किरीटा रजुनजियान, तो ये इसका मैंने थिरुवल्लर किया था, मार्क किया था, लेकिन OMR करते समय मैंने 12वें किया और ये तो मैंने पहले ही एलिमिनेट किया था। तो ये किरीटा रजुनियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका आंसर ये थिरुवल्लर ही है। इसके बाद ये है नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो नॉट करेक्ट इसका आंसर है इसका आंसर शायद सी है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था एंशियंट के, ये एंशियंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एंशियंट के हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% मेरे सही है, 90% करेक्ट है मेरे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि कहाँ पे एग्रीकल्चर थी, तो ये राखीगढ़ी आंसर दे है इसका। लेकिन आपको बस ये राखीगढ़ी देखना नहीं है, धोलावीरा के बारे में भी आपको इनको रीड करना है, कुनाल के बारे में भी रीड करना है, कालीबंगन ये साइड कहाँ पे है इसके बारे में भी रीड करना है आपको, क्योंकि ये साइड पे क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे, 4 साइड आएगी और आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सी नहीं है। तो मुझे पता था कि कालीबंगन नहीं है, उसके बाद धोलावीरा भी नहीं है, ये भी मुझे पता था, और ये राखीगढ़ी और कुनाल में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मुझे लग रहा था कि राखीगढ़ी मैंने कहीं पढ़ा है तो ये इसके बारे में ही होगा। और ये हरप्पन लेवल्स, राइट एंगल्स ईच अदर, क्रॉप्स वगैरह, ये मैंने राखीगढ़ी के बारे में पढ़ा है, ऐसे मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा था, ठीक है। अमुक्ता माल्यद, ये भी मुझे पता था तेलुगु है, ठीक है। ये मैंने कुछ टिक मारा था ये, लेकिन मेरा ये शायद गलत है, ठीक है। उसके बाद एविडेंस ऑफ वॉश इन द टॉयलेट ऑफ हाउस, ये भी मैंने ये मैंने कट किया था, ठीक है, क्योंकि धोलावीरा और लोथल के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ा है, इवन मैप पे भी कहाँ पे ये साइट है ये भी मुझे पता है, तो इसलिए ये मैंने कट किया था। लेकिन ये इन पे मैं दोनों में कंफ्यूज था, तो राखीगढ़ी मैंने थोड़ा एलिमिनेट करिया कि ये हाउस के बारे में तो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बानावली टिक किया था, ठीक है। और ये 18, 15, 17 का रिवॉल्ट, ये मुझे नेम है, ये कहीं पे याद आ रहा था कि ये कुछ फैमिलियर लग रहा है, तो इसलिए मैंने वो किया था। उसके बाद ये जो लिटरेरी वर्क है, ये तो भाई मतलब ये सही भी है, लेकिन ये ज़्यादा ही है ये, और ये मेरी तो एक्यूरेसी इसमें थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये थोड़ा टफ भी रहता है। कितने बुक्स है यार, अराउंड 100 बुक्स है, तो किसी का ऑथर कौन है, और वो भी एक क्वेश्चन के लिए सब याद रखना, मुझे तो वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं लगता सही, तो इसलिए मैं वो जनरली अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन 100% अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये इजी क्वेश्चन था, जैसे कि ये देखिए आप, ये 1 और 3 स्वाइप किया है, ये लक्ष्मी करना ये शाह्या डायनेस्टी है, और जयपाल ये पाल डायनेस्टी है, और नेम से ही पता लगता है हमें। तो ये स्वाइप किया है, और बाकी के जो है 2 और 4 वो सही है, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। उसके बाद इंडेंजर्ड सिस्टम इन टी गार्डन, ये 1926 है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये 1934 किया था, मुझे वहाँ पे भी लग रहा था कि 1926 है, लेकिन क्या पता यार मैंने वो गलत ही किया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैंने CSE के टाइम ये काफ़ी पढ़ा था, तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ इन्होंने ट्रैप किया है इसका ऊपर नीचे, तो इसलिए मैंने नन किया था, और सही भी है वो, ठीक है। हाँ, ये बता दो ये कैसे सॉल्व किया मैंने, ये भी मैंने कहीं पढ़ा नहीं था कि कटप्पयडी सिस्टम, पराहित सिस्टम एंड द्विगणित सिस्टम, ठीक है, लेकिन मैंने एलिमिनेट किया द्विगणित सिस्टम, तो इसमें गणित है, गणित यानी कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल, ठीक है, तो मैथ्स ऑप्शनल है, इसमें मैथ्स ऑप्शनल नहीं है, मैथ्स है, तो ये मैथ्स सर्जरी में कहाँ यूज़ होगा, या केमिस्ट्री में कहाँ यूज़ होगा, म्यूजिक एंड डांस में ये कहाँ यूज़ होगा, तो इसका ज़्यादा चांस है कि ये एस्ट्रोनॉमी में ही यूज़ किया होगा, तो इसीलिए मैंने ये किया था, ठीक है, तो ये सही भी आ गया, तो ऐसे किया था मैंने। मैथ्स के जो क्वेश्चन है इसके मैं अलग एक वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चन कुछ। ये आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन, तो ये फर्स्ट सही है, ठीक है, 180 डिग्री यानी कि 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट रहते हैं, तो 180 डिग्री यानी कि 1/8 70 मिनट, तो ये इज इक्वल टू 12 आवर्स, तो ये सही भी है फर्स्ट स्टेटमेंट, बस ये सेकंड इन्होंने स्वाइप किया है तो वो गलत है। ये ज्योग्राफी में भी मेरे क्वेश्चन काफ़ी गलत आ गए,
क्योंकि इतना मतलब इन्होंने जो ज्योग्राफी पूछे ये मुझे लगता है जियोलॉजी टाइप ज्योग्राफी पूछे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी इन्होंने ज़्यादा पूछे। लेकिन यूपीएससी में एक दो क्वेश्चन ही फिजिकल रहते, बाकी के इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, इसके बारे में रहते। तो इसकी वजह से मेरे ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही गलत आ गए ज्योग्राफी के। तो ऐसे कुछ है ये क्वेश्चन, बाकी के कंप्यूटर का तो वहाँ आता नहीं है। ये सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे है। और ये भी क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि इसको ये न्यूक्लियर अटैक को 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि 10 अगस्त 1945 में हुआ था ये। 10 या 9 है यहाँ पे, 10 या 9 है। तो इसलिए ये 80 ईयर कंप्लीट होने के बाद इसकी मुझे लगता है इसकी वजह से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये है होन्शु और क्यूशु। और ये भी कैसे रखना है, एच से एच रखना है होन्शु, और नागासाकी लास्ट में के है तो ये क्यूशु ऐसे रखना है, ठीक है। और आप बोलो कि शिकोकू है तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होगा क्या, तो इसमें के एक ही बार है और इसमें भी एक ही बार है, तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से आगे ये बायो की क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा टफ लगती है मुझे। मैच द पेयर्स मेरे सही है सब, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन ये यूपीएससी में काम नहीं आएगा, मतलब सीएससी में कम ही काम आएगा, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ये मेरे सभी सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंडिया की क्लाइमेट टारगेट, तो ये तो नहीं है, ये गलत है। मैंने देखते ही मैंने ये गलत किया था, मतलब ये इसको ढूंढा था कि भाई ये गलत है, तो इसलिए मैंने आंसर टिक किया था 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे 45% है, ये अपडेट किया है, ठीक है। या आईपीसीसी का यार मेरा क्वेश्चन सही आना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के गलत किया कि ये 88 नहीं रहेगा, ऐसे कुछ किया था, लेकिन ये सही भी है, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये बाकी के ग्रीन हाउस गैसेस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये भी मेरा सही था, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे तक, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन सही आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गलत आ गया। उसके बाद एक देखते हैं, जस्ट एक 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 हाँ, ये एक आना चाहिए था, दोन, ठीक है, दोन। उसके बाद ऐसे अराउंड तब्बल 30 क्वेश्चन है, ये 3 ये आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो ये 4 ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, 4। उसके बाद हाँ, ये एक, ये सेकंड लॉ है लेकिन मैं वहाँ पे कंफ्यूज था, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये मेरा आना चाहिए था सही, मतलब पोटेंशियल में अभी बताता हूँ आपको 5, ये भी सही आना चाहिए था, ये भी गलत आ गया 6, ठीक है, 6। उसके बाद ये भी सही आना चाहिए था 7, ठीक है, 7। उसके बाद ये भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक 8, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है तो ये छोड़ देते 8, हाँ। उसके बाद हाँ, ये इजी क्वेश्चन था, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें मैं कंफ्यूज था, इसमें ये मैंने तो इलिमिनेट किया था, लेकिन आंसर इसका ये है, मैंने आंसर इसका ए किया था, तो 9 हो गए, 9 आने चाहिए थे यहाँ तक सही, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, हाँ, ये भी सही आना चाहिए था लेकिन मेरा गलत आया 10, हाँ, 10 10 10 10। राष्ट्र डाटा ये तो टफ था, तो ठीक है, ये छोड़ देते। ये निपटाइड भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, ये भी छोड़ देते, 10 हो गए अभी तक। हाँ, ये स्टैटोल क्या नो, ये सही आना चाहिए था क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो 11 हो गए। उसके बाद ये भी आना चाहिए था, फिर भी ये छोड़ देते, ठीक है, 11 हो गए, हाँ। हाँ, ये मैथ्स में ये सही आना चाहिए था 12, ये भी सही आना चाहिए था, ये भी मेरा गलत आ गया 13, ठीक है, 13। उसके बाद ये भी सही आना चाहिए था 14, ठीक है, ये भी सही आना चाहिए था यार, लेकिन ये नहीं, ये भी आया भी है, ये आया भी है, 13 हो गए। हाँ, ये क्लॉक का 14, ठीक है, हाँ 14 हो गए, 14 14 14 14, हाँ ये तो यही, हाँ ये सही आना चाहिए था 14 15, ठीक है, 15। उसके बाद ये थोड़ा मुझे तो टफ लग रहा था, 14 हो गए, ठीक है, 14, हाँ ये सही आना चाहिए था लेकिन मैंने जानबूझ के इसको गलत किया, 15 हो गए, ओके। उसके बाद
15 हो गए। 15 उसके बाद यार 15। हाँ, ये सही आना चाहिए था। मैंने जानबूझ के इसका पहले ही मार्क किया था, लेकिन बाद में बदल दिया। 16, ठीक है। 16 16 16 16। ये भी मेरा गलत आया शायद, तो ये भी आना चाहिए था 17। ये मेरा सही आया है, इसको मैंने ये किया था। 17 हो गए। 17। हाँ, ये सही आना चाहिए था। ये हमें बेसिक नॉलेज चाहिए भाई, ये कौन कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये कहाँ हुए, इतने 17 हो गए, ठीक है। ऑडिटर जनरल भी सही आ गया हमारा। 17 हो गए यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ये सही आना चाहिए था, मतलब आ ही गया था, लेकिन बाद में मैंने चेंज किया। 17 18, ये भी मेरा गलत आ गया, ठीक है। ये 19, ठीक है। ये भी थोड़ा हार्ड था, ठीक है। 19 हो गए यहाँ तक। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, ये तो ये दोनों सही आने चाहिए था। तो 21, ठीक है। 19 + 2 21। इसके बाद ये नंदिनी सरकार, ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 यहाँ पे हो गए। अभी ऊपर के सही है, ये दोनों भी मेरे गलत है, 11 12, लेकिन ठीक है, ये थोड़े हार्ड ही थे। तो 21 तो मेरे सही आने चाहिए थे। 21 21 21 और 21, और मुझे लगता है ये भी सही आना चाहिए था। ये भी इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। फिर भी छोड़ देते, 21 ही मान लेते। तो आप देख सकते हो कितने 21 मेरे सही आने चाहिए थे अभी तक, 21। तो 21 और मेरे सही आते तो कितना स्कोर बढ़ता मेरा, 21 21, ठीक है। 21 तो प्लस होते, ठीक है। प्लस 21 की वजह से मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव हो गए, तो इसका नेगेटिव पेनल्टी ये 7 हो गई, 7 करेक्ट की। तो 21 + 7, 21 + 7 28, 28 × 2 56 मेरे मार्क और बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मेरा स्कोर है 94, तो 94 + 56 19 पर 140, 150 स्कोर आता यार, मेरा टारगेट कंप्लीट होता। तो इसलिए ये हमने हर एक ने कैलकुलेट करने चाहिए कि हम कितना स्कोर कर पाते थे, लेकिन स्कोर इतना ही हम किया है, ठीक है। तो मैं यार 150 कर पाता था, लेकिन ये कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से वो ओनली 94 ही किया है। मैं बोल रहा हूँ 150 में से यार 130 तो करना ही चाहिए था यार। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ अच्छे से, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।